हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं हमारे चेस्ट पीए रेडियोग्राफी की इमेजिंग पे कि हमारे पास में जब कोई एक्सरे हमारे सामने आ जाता है जिसको हम डाइकॉम में देख रहे हैं या एक्सरे फिल्म में देख रहे हैं, तो ये जो एक्सरे होगा इसके अंदर पे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कोई बीमारी कोई डिजीज, कैसे हमें पता लगेगा कि इसके अंदर पे कोई बीमारी है या ये नॉर्मल एक्सरे है ना। तो इसको चेक करने के कुछ पैटर्न्स हैं। बहुत सारे लोग इसको पेरिफेरी टू इनसाइड पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको इनसाइड टू पेरिफेरी पढ़ते हैं। इसका पढ़ने का रीजन सिर्फ ये है कि हमारे पास में कोई भी इंफॉर्मेशन चेस्ट एक्सरे पे हमसे ना छूटे। क्योंकि ऐसा होता है कि नॉर्मली चेस्ट एक्सरे हमारे पास में आया, हमने चेस्ट एक्सरे को देखा, हमें जस्ट एकदम से कोई बीमारी पैथोलॉजी हमें दिखी और दिखने के बाद में हमने जस्ट ऐसे ही बोल दिया कि हाँ ठीक है ये ऐसा। हो सकता है कि उसके अलावा भी उसमें बहुत सारी चीजें थी जिससे हम क्या हो गया कि वो इन्फॉर्मेशन हमसे मिस हो गई। तो हमें यहाँ पे एक पैटर्न फॉलो करना होता है जिससे हमारे पास में क्या होगा कि हम पूरी पैथोलॉजी को उसके अंदर पे पता लगा सके कि इसके अंदर पे ये सारी बीमारियां हैं। हो सकता है कि उसमें सिर्फ एक ही बीमारी और भी नहीं हो, लेकिन हमने क्या करा उसको जस्टिफाई कर दिया कि हाँ भाई हमने सारी चीजें देखा, सारी बीमारियां पढ़ी और पढ़ने के बाद में हमने यहाँ पे इसको फाइंड आउट में हमने जो डिजीज उसमें थी वो हमने वहां पे लिख दी। ठीक है, तो इसे पढ़ने का यहाँ पे कोई एक तरीका होता है। तो आज हम इसमें सिर्फ नॉर्मल एक्सरे के कुछ बेसिक्स पढ़ने वाले हैं कि चेस्ट एक्सरे हम किस तरीके से हमें देखना चाहिए और किस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए। तो लोगों के अलग अलग पैटर्न्स हैं, बट हमारे पास में एक पैटर्न है जिसको हम यहाँ पे आज पढ़ने वाले हैं। वो हमारा कुछ इस तरीके का पैटर्न है कि हम उसे अल्फाबेटिकली देखते हैं। किस तरीके से देखते हैं? अल्फाबेटिकली देखते हैं। जैसे ABCDEFG। एक्चुअली ये वर्ड्स हमारे लेने का कुछ इस तरीके से कि जब हम इन वर्ड्स को, इन अल्फाबेट्स को लेते हैं तो इसके अंदर पे हमारा पूरा असेसमेंट हो जाता है। जैसे कि हमारे पास में ए की बात करें तो ए से हमारे पास में असेसमेंट ऑफ डाटा आता है कि हमारे पास में पेशेंट का जो भी डाटा है कि चेस्ट एक्सरे है और पीए एक्सरे है और एक्सरे बीमारी क्या है, ये सारी चीजें मतलब उसकी हिस्ट्री वगैरह है, सारी चीजें हम इसमें देख लेते हैं। उसके बाद में आता है हमारे पास में इसी असेसमेंट के अंदर पे जो है टेक्निक पे भी हम देख लेते हैं कि पेशेंट हमारा किस तरीके से खड़ा क्या है, वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद में बी से आता है हमारे पास में बोन एंड बोनी वॉल्स, मतलब कि हमारे पास में जितनी बोन्स हमारी चेस्ट एक्सरे में हमारी दिख रही है वो चेस्ट एक्सरे में हमें कौन कौन सी बोन्स में कोई फ्रैक्चर्स तो नहीं है, कोई पैथोलॉजी और तो नहीं है, तो वो चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे। उसके बाद में सी से हमारे पास में आता है कार्डियक शिलहॉट और इसका साइज। तो हमारे पास में क्या होता है कि हम यहाँ पे जो चेस्ट एक्सरे हमने लिया है और ये चेस्ट एक्सरे का पोस्टीरियो एंटीरियर व्यू है। कौन सा है? पोस्टीरियो एंटीरियर। सिर्फ इंडिविजुअली एक व्यू हमारे पास में ऐसा है जिसमें हम कार्डियक की साइज बता सकते हैं, मतलब हार्ट का जो साइज है वो एक्चुअल साइज हमें सिर्फ चेस्ट पीए एक्सरे में ही शो होता है। उसके बाद में हम बात करते हैं हमारे डी से आता है हमारा डायफ्राम। तो डायफ्राम पे हम डिस्कस करेंगे कि डायफ्राम हमारा कैसा होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, अगर इसमें भी कोई डिस्टरबेंस है तो उस पर भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है ई से इक्विपमेंट एंड इफ्यूजन। तो इक्विपमेंट में हम यहाँ पे ये ले लेते हैं जैसे कि हमारे पास में हमने कोई किसी पेशेंट को ट्रैकियल ट्यूब डाली है या फिर स्टमक में कोई ट्यूब डाली है या फिर पेशेंट को कोई पेसमेकर लगा, अदरवाइज कोई भी फॉरेन बॉडी पेशेंट के अंदर पे हमने इक्विपमेंट अलग से डाल दिया। इफ्यूजन का मतलब होता है कि पेशेंट के अंदर पे जो ये क्या बोलते हैं हमारे सीपी एंगल्स होते हैं, इनके अंदर पे कोई इफ्यूजन्स तो नहीं है, मतलब हमारी प्लूरल कैविटी के अंदर कोई इफ्यूजन वगैरह तो नहीं है, इन सबको देखने के लिए। उसके बाद में ई से आती है, एफ से आती है हमारी फिल्ड, सॉरी ये ई लिखा है यहाँ एफ होना चाहिए। एफ का मतलब फिल्ड से हमारा जो है ये लेना है कि हमारे पास में हमने अंदर पे सब कुछ देख लिया, हमारा लंग्स फील्ड देख लिया, हमने ये सब देख लिया, तो हमारा ये भी रहता है कि आपका पैराक्यूटेनियस के अंदर पे भी कोई चीज ना हो, लाइक उसके अंदर पे कोई मास ना हो, कोई इन्फ्लामेशन ना हो या कोई भी ऐसी चीज जो हमसे मिस हो जाए, तो ये सारी चीजें हमें फील्ड के अकॉर्डिंग, मतलब चेस्ट पे भी हमने पूरी चीजों को इस पे गौर करना है, देखना है। उसके बाद में आती है जी से हमारा ग्रेटर वेसल्स, मतलब कि इसके अंदर पे आपको पता है आर्च ऑफ एरोटा दिखती है, असेंडिंग एरोटा दिखती है, उसके बाद में पल्मोनरी आर्टरीज दिखती है, उसके बाद में सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, तो इन सब पे भी हम यहाँ पे जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे पास में चेस्ट एक्सरे को हम कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पेशेंट्स के अंदर देखेंगे कि हमारे पास में जो टेक्निक है वो कैसी है। सबसे पहले टेक्निक के अंदर पे हमें पेशेंट के अंदर ये देखना होता है कि पेशेंट हमारा कोई रोटेशन में तो नहीं है, मतलब कि एक्चुअल जो एक्सरे आपने किया है वो एक्सरे आपका बिल्कुल एक्यूरेट है या नहीं है, उसके अंदर पे कोई ऐसा एंगुलेशन या टिल्टिंग तो नहीं है। टिल्टिंग से क्या होगा कि पेशेंट को अगर आपने टिल्ट कर दिया तो हो सकता है उसके स्पाइन एक ऐसे करके हो जाए तो उसकी स्पाइन टेढ़ी हो जाएगी, है ना।
या फिर अगर पेशेंट के अंदर पे रोटेशन होगा तो जिस भी साइड का रोटेशन, मतलब जो भी साइड आपका पास हो जाए, एक साइड आपका पास हो जाएगा, एक साइड आपका दूर हो जाएगा, तो पेशेंट के अंदर रोटेशन भी आ सकता है, जिसकी वजह से आप यहाँ पे किसी भी चीज का एक्चुअल में जो पैथोलॉजी है वो आप यहाँ पे एक्चुअल में नहीं देख पाएंगे, जिसकी वजह से आप यहाँ पे क्लियर फाइंड आउट आप नहीं बता पाएंगे। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले देखना होगा कि पेशेंट के अंदर पे कोई रोटेशन तो नहीं है। तो रोटेशन को आप कैसे चेक करोगे? सबसे पहले आपको क्या करना है कि पेशेंट का जो चेस्ट एक्सरे आपने लिया है उसमें एक मिड लाइन आप ओपन क्लिक करोगे, मतलब पेशेंट की एक मिड लाइन कैसे होगी? जो पेशेंट की मिड सजाइटल प्लेन उसके साथ में एक लाइन सीधे खींच दीजिए। अब उससे क्या होगा कि आपके उस मिड लाइन से दोनों क्लेविकल इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए, मतलब कि एक भी क्लेविकल उसके बिल्कुल ऐसे नहीं हो कि एक क्लेविकल पास में दिख रही है और एक क्लेविकल दूर दिख रही है, तो दैट मीन कि उसके अंदर पे कोई रोटेशन है। तो मतलब ये होना चाहिए कि जो मिड लाइन है आपकी, जैसे आपको इमेज में भी दिख रही है कि आपके पास में जो मिड लाइन है उस मिड लाइन से दोनों क्लेविकल एक इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए, है ना। तो इसी से आप पता लगा पाओगे कि पेशेंट के यहाँ पे जो पेशेंट हमारा है उसमें हमने कोई रोटेशन, कोई टिल्टिंग नहीं हो रखी है। दूसरी चीज आप इसमें टेक्निकली ये भी देखोगे कि पेशेंट का जो आपने एक्सरे किया है उसमें आपने अच्छे से फैक्टर दिए हैं या नहीं दिए, या फिर यहाँ पे कुछ ऐसा हो रखा है कि पेशेंट का आपने अंडर एक्सपोज हो या पेशेंट का ओवर एक्सपोज हो, आपको बहुत सारी चीजें दिख ही नहीं रही है ना, तो ऐसा भी हो सकता है। दूसरी चीज आप इसके अंदर पे ये भी चेक करोगे कि पेशेंट ने अच्छे से ब्रीदिंग करी है कि नहीं करी है, मतलब कि आपको जो आपका लंग्स है, ये लंग्स का फील्ड जो है वो कंप्लीटली विजुअलाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये भी आप इसके अंदर पे क्या करोगे? जस्टिफाई करोगे, ये भी आप इसके अंदर पे जो है फाइंड आउट करोगे और इसको आप इंश्योर करोगे चीजों को, है ना। तो आपका क्या है कि ये आपको जब टेक्निक आपको पता चल जाएगी, जो भी आपने फैक्टर्स यहाँ पे लगाए, जो भी प्लानिंग प्रोसीजर जो भी आपने यहाँ पे अप्लाई किया है, और इसके लिए हमने क्या क्या चीजें यहाँ पे प्लानिंग टेक्निक अप्लाई करी है, इसकी हमने चेस्ट पीए पार्ट 2 में इस पे पूरा डिस्कस किया है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो हमारे पास में हमने जब एक चीज यहाँ पे देख ली कि हमारी पेशेंट ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो हम इसको डिसाइड करते हैं कि हम इसको इनसाइड टू पेरिफेरी पढ़ते हुए आएंगे, है ना। तो सबसे पहले हमारे पास में आपको दिखेगी कि हमारा जो चेस्ट एक्सरे है उसके अंदर पे ऊपर की तरफ से, मतलब जो एयरवे है, यहाँ ट्रैकिया आती हुई आपको दिखाई देगी, जिसमें क्या होता है कि जो हम इनहेल करते हैं तो जो हमारी एयर होती है, सांस, जो हम क्या बोलते हैं उसे, ऑक्सीजन होती है, उस ऑक्सीजन को जो अंदर लेके जाती है ना, वो ट्रैकिया का काम होता है। ट्रैकिया क्या करती है, वहां पे हमें दिखा देती है, और थोड़ी सी कैसी होती है, एयर की वहां पे दिखाई देती है, मतलब थोड़ा ब्लैकनिंग थोड़ी वहां पे होगी, है ना, क्योंकि एयर है, एयर की जो हाउसफुल यूनिट होती है वो -1000 होती है, तो इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है कि हमें वो ब्लैक दिखाई देगी, तो वहां से आते हुए दिखाई देगी। अब ट्रैकिया आपको यहाँ पे नॉर्मली दिखाई दे रही है। अब ट्रैकिया क्या होती है, दो पार्ट में डिवाइड होती है, राइट ब्रोंकस एंड लेफ्ट ब्रोंकस में। तो हमारे पास में जो राइट ब्रोंकस होता है वो थोड़ा स्ट्रेट होता है। कैसा होता है? थोड़ा स्ट्रेट होता है। स्ट्रेट होने का मतलब ये है कि आपने सुना होगा कि किसी ने कोई चीज एस्पिरेट कर दी, तो एस्पिरेट करने का ये है कि वो सबसे पहले मतलब का उसका सबसे ज्यादा चांसेस जो होंगे वो हमारे राइट लंग्स में जाने के ज्यादा चांसेस होंगे, क्योंकि हमारे पास में उधर पे हमारी जो ट्रैकिया होती है थोड़ी सीधी टाइप सीधी होती है, और इधर की तरफ में वो एकदम से ऐसे स्ट्रेट नहीं होती है ना। तो इसी वजह से हमारे मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि हमने पेशेंट ने जो भी एस्पिरेट किया हो वो सीधा हमारा किधर जाए, इधर। तो हमारी जो ट्रैकिया होती है वो सीधा एयरवे, ये हमारी कैसी होती है, ये हमारी बिल्कुल मिड सजाइटल में, किस में होती है, मिड सजाइटल में कह लो या मीडियस्टर्नम में होती है, बिल्कुल सीधे हमारे बिल्कुल बीच चेस्ट में होती है। बट कभी कभी ये क्या होती है कि थोड़ा सा आर्च ऑफ एओर्टा की वजह से थोड़ी शिफ्टेड हो जाती है राइट साइड में। किधर की साइड में? राइट साइड में। या फिर अगर ये आपको ज्यादा ही शिफ्टेड हुई दिख रही है तो इसकी भी कोई पैथोलॉजी हो सकती है, जैसे कि आपके पास में हो सकता है किसी पेशेंट को हीमोथोरैक्स हो रखा है ना, तो नीमोथोरैक्स हो रखा हो, या फिर किसी पेशेंट को टेलेक्टेसिस हो रखा हो, मतलब कि या तो किसी ने इसको धक्का दिया हो या किसी ने इसे अपनी तरफ खींचा हो, तभी हमारी जो इंटेस्टाइन है, जो हमारी ये ट्रैकिया है, ये ट्रैकिया क्या करेगी, शिफ्ट हो जाएगी हमारे लंग्स की तरफ, जिधर भी साइड, या तो राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, मतलब कि थोड़ी शिफ्टेड होती है। ये इतनी नहीं होती है, मतलब होती मिडस्टर्नम में होती है, लेकिन क्या होती है कि थोड़ी शिफ्टेड होती है राइट साइड में बिकॉज ऑफ आर्च ऑफ एओर्टा या एओर्टा की वजह से। तो ये क्या होते हैं कि हमारे पास में अगर ये ज्यादा ही शिफ्ट हो गई तो इसमें हमारी कोई पैथोलॉजी आ सकती है। उसके बाद में दो पार्ट में डिवाइड होती है, राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस, जिसके बारे में मैं आप बता देता हूँ। जहां यह बाइफरकेट होती है उसको हम क्या कहते हैं, करेना बोलते हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास में लंग्स, जो हमारा चेस्ट है, इस चेस्ट के जो लंग्स का जो फिट है इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। किसमें कर देते हैं? 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक अपर जोन होता है, एक मिडिल जोन होता है, एक लोअर जोन होता है। मतलब कि अगर किसी को यहाँ पे कोई फाइंड आउट हमें मिलता है तो हम जोन के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं, ऐसे नहीं। इसमें आप ये भी सोच सकते हैं आप कि इसमें लोब्स होते हैं। अब लोब्स के अकॉर्डिंग हम नहीं पता, मतलब अगर मान लीजिए किसी को प्लूरल इफ्यूजन हो रखा है तो आप उसमें एकदम से चेस्ट पीए एक्सरे को देख के नहीं बोल सकते कि इसके कौन से लोब में प्लूरल इफ्यूजन हो रखा है। ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? लेटरल एक्सरे लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारे जो लोब्स होते हैं वो सीधे ऐसे लाइंस में नहीं होते हैं। आपने देखा होगा जो हमारा इंफीरियर लोब होता है राइट लंग में, वो ऊपर की तरफ तक जाता है ना। तो इसी वजह से हमारे पास में हम क्या करते हैं, इसे 3 जोन्स में डिवाइड कर देते हैं, अपर जोन, मिडिल जोन और लोअर जोन। इसी जोन के अकॉर्डिंग जब इसके अंदर पे कोई डिजीज को हमें डिस्क्राइब करना होता है तो हम इस जोन्स के अकॉर्डिंग ही इसके अंदर पे इसको क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में आता है हमारा क्लेविकल। अगर बोन की बात करें या बोन के अंदर के हम देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लेविकल। अभी हमने क्लेविकल से एक और चीज को यहाँ पे डिस्कस किया था कि हमारे पास में दोनों क्लेविकल्स जो है वो क्या होनी चाहिए, इक्वल डिस्टेंस पे होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा जो क्लेविकल होता है किसी फोर्स की वजह से, किसी इंजरी की वजह से हमारी जो क्लेविकल होती है वो फ्रैक्चर हो जाती है ना। तो इसको भी आपने देखना है। ठीक है, कि हमारी जो क्लेविकल है वो क्लेविकल बिल्कुल नॉर्मल पोजीशंस में है या हमारी एक्चुअल जो उसकी एनाटमी है वो है या नहीं है। तो आपने सबसे पहले क्लेविकल को देखना है। उसके बाद में इसी के साथ में हम यहाँ पे रिब केज को देख लेते हैं कि हमारे पास में जो रिब्स है वो रिब्स आपको यहाँ पे शो होगी। अब रिब्स आपको कैसे शो होगी कि जैसे ऊपर की साइड से नीचे की तरफ को आपकी रिब्स आप देख भी रहे होंगे इमेज के अंदर पे कि आपकी इमेज ऊपर से, आपकी जो रिब्स है वो ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दे रही है। एक्चुअली हमारे चेस्ट पीए के अंदर पे क्या होता है कि जब हम चेस्ट का आगे वाला पार्ट जॉइंट आगे लगाते हैं और पीछे से हम एक्सपोज करते हैं तो हमें जो है चेस्ट पीए के अंदर पे हमें रिब्स कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। मतलब कि ऊपर की साइड हमारा पोस्टीरियर पार्ट हमें दिखाई देगा और नीचे की साइड हमें क्या होगा, एंटीरियर पार्ट दिखाई देगा, है ना। तो हमारी पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो जुड़ा होता है हमारे स्पाइन के साथ में और एंटीरियर पार्ट हमारा जुड़ा होता है स्टर्नम के साथ में, है ना। तो इसी तरीके से, और आपको यहाँ पे किस तरीके से आपको देखनी होगी रिब्स, तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, मैंने मार्किंग कर रखी है। फर्स्ट रिब वहां से स्टार्ट हो रखी है, फिर सेकंड रिब, फिर थर्ड रिब, फिर फोर्थ रिब, और रिब्स को आते हुए आप देखिए कि जिस रिब्स पे मैंने मार्किंग कर रखी है वो रिब्स ऊपर से स्टार्ट होके नीचे की तरफ आ रही है। मतलब कि जो इसका ऊपर वाला पार्ट है वो पोस्टीरियर पार्ट है और जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज एंटीरियर पार्ट। तो इस तरीके से हम अपने यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपनी रिब्स के अंदर पे कोई भी फाइंड आउट हमें मिलता है तो हम उसके अंदर पे उसको क्या कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद में हमें देखना है हमारा लंग्स फील्ड। क्या देखना है? लंग्स फील्ड। ये जो लंग्स फील्ड हमें दिखाई दे रहा है इसके अंदर पे हमें पूरा कंप्लीट, एक तो कंप्लीट पेशेंट ने इनहेल किया होना चाहिए। इनहेल का करने से हमें क्या फायदा होगा, जो लंग्स फील्ड होता है वो पूरा कंप्लीटली एक्सटेंड हो जाता है। हमें पूरी चीजें यहाँ पे इजीली विजुअलाइज, ऊपर से एपेक्स दिखेगा, नीचे से हमारे सीपी एंगल्स हमें पूरा दिखाई देगा, है ना। तो ये सारी चीजों को देखने के लिए हमें पेशेंट को कंप्लीटली इनहेल करवाना होगा, मतलब अंदर जितना पेशेंट सांस खींच सकता हो वो खींचना चाहिए, है ना। तो इससे हमें क्या होगा कि हम यहाँ पे जो लंग्स की जो एनाटमी है या लंग्स का जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है उस पे हम यहाँ पे क्या कर सके, उसको इजीली हम क्या कर सके, डिस्क्राइब कर सके। उससे हमें क्या होगा कि हमारे पास में हमारा जो अपेक्स का पार्ट है, अगर अपेक्स में कोई बीमारी है, अपेक्स में कोई डिजीज हमें दिखती है तो अपेक्स में हम क्लियरली बोल पाएंगे। या फिर नीचे पे जो एंगल, सीपी एंगल्स, अभी हम उस पर डिस्कस करेंगे। सीपी एंगल्स जो हमारे हैं उसमें अगर कोई डिजीज है, प्लूरल इफ्यूजन हो रखा है, कुछ हो रखा है, तो उस पर भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। हो सकता है कि आपने क्या करा कि पेशेंट ने सांस अच्छे से नहीं लिया, है ना, और पेशेंट हमें क्या हो गया, हमारा जो लंग्स है वो हमें क्या हो गया, श्रिंक हुआ दिख गया, तो हमने बोल दिया कि नहीं इसमें तो कोई डिजीज है, इसमें हो सकता है कोई एटेलेक्टेसिस हो गया, कोई भी बीमारी हो सकती है। मतलब इस बीमारी को हम जो भी उससे रिलेट श्रिंक हो जाता है जिसमें हमारा लंग्स, उसके रिलेटेड हम इसको क्या करेंगे, बोल देंगे कि ये हो रखा है। लेकिन वहां पे क्या था कि पेशेंट हमारा कैसा है कि पेशेंट ने हमारा अंदर से अच्छे से एक्सटेंड नहीं, अच्छे से इनहेल नहीं करा है, जिसकी वजह से हमें क्या हो सकती है, लंग्स में कोई भी प्रॉब्लम्स, मतलब लंग्स की डिजीज में हमें डिस्क्राइब करने में प्रॉब्लम्स आएगी। तो उसी के साथ साथ हमें यहाँ पे जो है इसी के बीच में हमें हार्ट की शैडो दिखाई देगी। उसके बाद में हमें डायफ्राम दिखाई देगा कि डायफ्राम कैसा होता है ना। डायफ्राम की अगर बात करें तो आपको डायफ्राम दिखाई देगा, या एनाटमी अगर डायफ्राम की आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि हमारे दो डोम्स होते हैं, एक राइट डोम होता है, एक लेफ्ट डोम होता है। जो राइट डोम होता है वो थोड़ा बड़ा होता है ना,
है ना, और जो हमारा लेफ्ट डोम होता है वो छोटा होता है। जो राइट डोम होता है वो लीवर्स को क्या करके रखता है, ऊपर से पूरा कवर करके रखता है ना। तो यही हमारे यहाँ पे रीजन है। अगर इससे ऊपर नीचे हमारा डायफ्राम अगर थोड़ा और ऊपर हो गया या नीचे हो गया, मान लीजिए कि आपका लेफ्ट वाला जो डोम है वो ऊपर की तरफ चला गया, तो यहाँ पे हमारे डायफ्राम में कोई दिक्कत आ सकती है। डायफ्राम की कोई एनाटमी, या इसमें हम ये कह सकते हैं कि डायफ्रामेटिक नर्व पैल्सी हो सकता है। तो बहुत सारी बीमारियों के यहाँ पे हम बताएंगे। उसके बाद में राइट साइड में जो है, राइट साइड में हमें आपको लीवर दिखाई देगा। और जो हमारा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड अगर आपको देखना है तो लेफ्ट साइड में हम यहाँ पे ये भी शो कर सकते हैं, जैसे आपका स्टमक है और स्टमक की एयर आपको वहां पे दिखाई दे रही है। एक्चुअली बहुत सारे टाइम पे ये होता है कि किसी पेशेंट को डेस्ट्रोकार्डिया हो गया, मतलब कि आपको उसका हार्ट का साइज का नहीं पता चल रहा है ना। तो ये हार्ट का सॉरी बोल रहा हूँ कि हार्ट आपका किधर की साइड है। डेस्ट्रोकार्डिया में क्या होता है कि हार्ट राइट साइड में हो जाता है ना, तो आपको नहीं पता चल रहा है। तो आप कैसे पता चलोगे कि आपको दिखना चाहिए कि आपके पास में जो स्टमक है, स्टमक में एयर दिख जाती है, तो आप उससे भी पता लगा सकते हो कि पेशेंट का जो राइट साइड है वो किधर है और लेफ्ट साइड है वो किधर है। ठीक है, वैसे तो मार्किंग करते हैं हम चेस्ट एक्सरे में, जो है वो क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं इसको देखने के लिए। उसके बाद में हम बात करेंगे कि हमारे पास में जो हमने ये देखा लंग्स फील्ड, उस लंग्स फील्ड के अंदर पे हमें एंगल्स दिखाई देते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, कोस्टोफ्रेनिक एंगल और कोस्टोकार्डियक एंगल। कोस्टोफ्रेनिक एंगल जो होते हैं वो हमारे लंग्स में जो हमारे डायरेक्ट उसके साथ में मिले होते हैं। कोस्टो कहते हैं मतलब रिब्स के साथ में, रिब केज के साथ में जो मिले होते हैं, दैट इज अ कोस्टोफ्रेनिक एंगल। उसके बाद में आता है कि कोस्टोकार्डियक एंगल। अगर किसी पेशेंट को प्लूरल इफ्यूजन है, ठीक है, अगर प्लूरल इफ्यूजन है तो सबसे ज्यादा हमारा क्या होता है, कोस्टोफ्रेनिक एंगल है कि कोस्टोफ्रेनिक एंगल क्या हो जाता है, ब्लंट हो जाता है ना, ये हमें दिखता नहीं है, तो वहां पे हम बता सकते हैं कि इसको प्लूरल इफ्यूजन है। अगर किसी का साइज इंक्रीज होता है, हार्ट का क्या होता है, हार्ट का साइज इंक्रीज होता है, तो उसके अंदर पे जो कोस्टोकार्डियक एंगल होते हैं, कोस्टोकार्डियक एंगल ये क्या हो जाते हैं, कहीं पे ब्लंट हो जाते हैं, कहीं पे दूर हो जाते हैं, कहीं पे अलग अलग, मतलब चेंज कर लेते हैं अपने शायद शेप को, क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। तो इससे हम क्या पता लगाते हैं कि हमारे पास में ये भी बहुत ज्यादा अच्छी पैथोलॉजी बताने के लिए हमें हेल्प करते हैं। किसकी है पैथोलॉजी बताने के लिए, लंग्स की पैथोलॉजी बताने के लिए। उसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारे पास में जब हमने इसको पढ़ा लंग्स के बीच में, तो लंग्स के बीच में हमें देखने को मिला कि यहाँ पे एक हार्ट की शेडो होती है, लेकिन हार्ट की शेडो में भी हार्ट मतलब वहां पे लंग्स जो है वो लंग्स हमारे थोड़े से कर्व में है, कहीं पे कुछ है छोटा सा, मतलब ये सारी चीजें देखने को मिलती है। तो इसके अंदर पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि हार्ट जो आपको दिख रहा है, उसमें हार्ट में जो राइट वाली साइड में आपको दिख रहा है वो राइट एट्रियम दिख रहा है। उसी के जस्ट नीचे पे अगर हम इधर की तरफ पे यहाँ पे नीचे पे आते हैं इस जगह पे, तो यहाँ पे हमें राइट वेंट्रिकल मिलेगा। उसके बाद में इधर राइट वाली लेफ्ट वाली साइड में आपको लेफ्ट वेंट्रिकल दिखाई दे रहा होगा, है ना। और उसके जस्ट ऊपर पे इधर वाली साइड में यहाँ पे हमारा क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम होगा। क्या होगा, लेफ्ट एट्रियम होगा। वहीं पे अगर हम देखते हैं कि आपने जहां पे ट्रैकिया के जस्ट जहां पे हमने ट्रैकिया का निशान दिया था, हमने वीडियो पे भी बात करी है कि ट्रैकिया का निशान दिया था, उसी के पीछे में हमें स्पाइन दिख रही है, तो स्पाइन के अंदर पे वहां पे हमें स्पाइनस प्रोसेस भी दिख रहा है। उसी के जस्ट नीचे पे आते हैं तो हमने वहां पे एक मार्किंग कर रखी है आर्टिक नोब, मतलब कि आर्च ऑफ एओर्टा जो हमारी होती है वहां से निकल के जा रही होती है ना। तो वो क्या होती है कि ऐसे करके निकलती है और वो क्या होती है, लेफ्ट साइड से डाउन साइड में आ जाती है। ठीक है, उसी के जस्ट नीचे पे हमने अगर लंग्स में देखना है तो लंग्स में हमारे हाइलम्स होते हैं। हाइलम हमारा क्या होता है, जहां से हमारे पास में जितनी भी पल्मोनरी आर्टरी हो, पल्मोनरी वेन हो, ब्रोंकस हो, ये सारी चीजें जो इंसर्ट करती है हमारे लंग्स के अंदर, उसको हम हाइलम कहते हैं। और इसी जगह पे हमारी पल्मोनरी आर्टरीज भी होती है। क्या होती है, पल्मोनरी आर्टरीज भी होती है। ठीक है, उसके बाद में अगर बात करें यहाँ पे नीचे की तरफ पे, तो नीचे की तरफ पे हमारे पास में क्या होता है, ये वाला पार्ट ना, तो इस वाले पार्ट में यहाँ पे इस वाली जगह पे, इस जगह पे यहाँ पे जहाँ हाइलम हमें दिख रहा है, हाइलम के जस्ट इधर पे, यहाँ पे हमारे पास में सुपीरियर वेना कावा होता है। क्या होता है, सुपीरियर वेना कावा, इस वाले एरिया में, यहाँ पे ना ये वाला जो एरिया है हमारे पास में, इस वाले एरिया में हमारे पास में क्या होता है, सुपीरियर वेना कावा। और यहाँ पे नीचे की तरफ अगर हम बात करें इधर वाले साइड में, यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास में होता है इंफीरियर वेना। मैं मार्किंग करना वहां पे भूल गया, तो आप वहां पे देख लीजिएगा कि हमारे पास में यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा होती है। ठीक है, हाँ मैंने ऊपर पे लिखा हुआ है सुपीरियर वेना कावा और नीचे की तरफ में यहाँ पे इंफीरियर वेना कावा होती है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका क्या होता है, हार्ट का शेडो होता है। क्या होता है, हार्ट की शेडो होती है।
ठीक है, तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं हमारे पास में जो कार्डियोथोरेसिक रेशियो होता है उसको कैसे मेजर करते हैं। क्या करते हैं, कार्डियोथोरेसिक रेशियो जो होता है उसको कैसे मेजर करते हैं, मतलब हार्ट के साइज को आप कैसे, एक ओनली चेस्ट एक्सरे हमारे पास में होता है जिसके अंदर पे हम क्या कर सकते हैं, अपने हार्ट के साइज को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, और वो भी चेस्ट का पीए एक्सरे है ना, पोस्टीरियर एंटीरियर एक्सरे। इसके अंदर क्या करते हैं कि हम एक लाइन खींचते हैं, किसमें, थोरेसिक टू थोरेसिक, मतलब राइट थोरेक्स लेके लेफ्ट थोरेक्स तक पूरी एक लाइन खींच लेंगे। अब इस लाइन को हम मतलब 100% मान लेते हैं, ये लाइन हमारी है 100%, और इसी लाइन के साथ में हमने हार्ट का साइज जो हमारा है उस हार्ट के साइज में भी हमने एक लाइन खींच देनी है। अब ये हार्ट की साइज की लाइन जो हमने खींची है, ये थोरेक्स पे जो हमने लाइन खींची है, ये लाइन इस लाइन दूसरे वाली लाइन की, मतलब कार्डियक वाली लाइन थोरेसिक वाली लाइन की 50% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, 50% होनी चाहिए। अगर ये इससे बढ़ जाती है, इससे ज्यादा हो जाती है, तो हम इसको क्या कहते हैं, कार्डियोमेगाली कहते हैं। अगर ये 50% ये है, इससे बड़ी नहीं है, 50% है, तो ये नॉर्मल साइज है। अगर ये इससे बढ़ जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, कार्डियोमेगाली कहते हैं। इसका रेशियो रखा गया है, मतलब कि 0.5 या फिर 0.6, मतलब बच्चों में हम क्या करते हैं, इसको 0. इसका जो रेशियो है वो हमारे 0.6 तक भी नॉर्मल होता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, एडल्ट्स में हम इसको 0.5 रखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने कार्डियक थोरेसिक रेशियो को भी मेजर कर लेंगे। अगर पेशेंट में कार्डियोमेगाली होगा तो वो भी दिख जाएगा, अगर नहीं होगा तो वो भी हमें पता चल जाएगा, ठीक है। और ये सिर्फ हम मेजर कर सकते हैं हमारे इसमें चेस्ट पीए एक्सरे में, ठीक है, पीए एक्सरे में। उसके बाद में आता है हमारे फील्ड के बारे में, कि हमारे पास में क्या है कि जो हमने एक्सरे किया, उसके बाद में हमें साइड में कोई मास दिख रहा है, तो ये मतलब जो ये पैराक्यूटेनियस वाला पार्ट है हमारा, इस पैराक्यूटेनियस के अंदर पे कोई मासेस तो नहीं है कहीं पे भी। आपके एक इधर भी साइड पे हो सकता है, पैराक्यूटेनियस के अंदर पे इधर साइड में हो सकता है, ऊपर चेस्ट के सामने पे हो सकता है, कहीं पे भी अगर आपको कोई भी मास दिख रहा है, कोई भी इन्फ्लेमेशन, कोई भी चीजें ऐसी हो रखी है, तो आप उसको भी वहां पे क्या करोगे, देखोगे, है ना। तो हमने वेसल्स के बारे में बात कर ली, एओर्टा हमें दिखेगी, पल्मोनरी वॉल्व हमें दिखे, सॉरी पल्मोनरी आर्टरी हमें दिखेगी, ये सारी चीजें हमें इसके अंदर पे क्या होगा, विजुअलाइज होगा। तो इसी अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, अपने चेस्ट एक्सरे को क्या करोगे, फाइंड आउट करोगे। और ये था हमारे चेस्ट एक्सरे का नॉर्मल बेसिक्स, कि हमारे पास में अगर हमें चेस्ट एक्सरे आता है तो हमें पहले कौन कौन सी चीजें देखनी चाहिए। उसके बाद में हम इसकी डिजीज पे बात करेंगे, डिजीज पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हमारे पास में जो डिजीज है वो हमें कैसी दिखाई देगी, कितनी कितनी वेरिएशंस में हमें कौन कौन सी चीज में कहाँ पे कैसे दिखेगी, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जस्ट नॉर्मल बेसिक्स था कि हमें किस तरीके से अपने चेस्ट एक्सरे को जो है फाइंड आउट करते हुए जाना है, जिससे हमारे पास में कोई भी चीज हमसे क्या ना हो, मिस ना हो। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकता है, और प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।